ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फिजिक्स के क्लास 12 का पहला चैप्टर रहने वाला है और रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कि आखिर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक ऐसे टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगली बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ आइसोलेट कर दिया जाए तो दोनों बॉडी के अंदर इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन की, जिसमें आप लोग यार रिस्पेक्टिव चार्ज को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो कि कितने चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है Q which is equal to NE। और इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे कहते हैं एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर आप लोग को कहा जाए कि यार कितने चार्जेस है तो आप लोग क्या करोगे, उन सब का एल्जेब्रिक सम कर दोगे, आप लोग के पास नेट चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगला टॉपिक है आप लोग का इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इसमें अगर आप लोग अनचार्ज मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रखोगे तो वो भी चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? ये विद कॉन्टैक्ट हो सकता है, विदाउट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, और लास्ट में एक और प्रॉपर्टी रहती है विद फ्रिक्शन के साथ भी आप लोग यार इंडक्शन की प्रॉपर्टी को देख सकते हो। इसके बाद निकल के आता है इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बताता है, और कूलॉम्स लॉ होता है k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। यहां पे k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर बड़े बड़े चार्जेस तो बड़ा बड़ा फोर्स, अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दूर तो इसका मतलब कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसमें आप लोग को जो कूलॉम्स लॉ है उसके साथ आप लोग को एक यूनिट वेक्टर को ऐड ऑन कर देना रहता है, और बाकी आप लोग का एक वेक्टर फॉर्म यहां से कन्वर्ट हो जाता है। और F12 फोर्स के लिए आप लोग को कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिखता है, और F21 के लिए फॉर्मूला ऐसे दिखता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के निकालने के लिए, तो याद रखना जब भी सुपरपोजिशन की बात आएगी तो आप लोग नेट समेशन कर दोगे। तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे होंगे, और अगर आपसे कोई कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस के लिए निकाल के दिखाओ, तो वो हो जाएगा F which is equal to F1 plus F2 से लेकर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। तो अगला टॉपिक निकल के आता है कि आखिर परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी एक्चुअल में दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। एक किस्म से कोमोलिका की तरह है, जो सीरियल्स में दूल्हा दुल्हन के बीच में रिलेशनशिप खराब करते। तो याद रखना, अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि यार किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा है, वो कहलाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। अगला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर चार्ज के अराउंड में एक फील्ड बनती है, रेडियली इनवर्ट या रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड बनती है, रेडियली इनवर्ट नेगेटिव चार्ज के अंदर बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। एग्जाम में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है k q by r स्क्वायर, और k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। सो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो हर चार्ज के अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फील्ड बनती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ट फील्ड बनती है। याद रखना, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाती है, अगर नेगेटिव रास्ते में ना आए तो यार इनफाइनाइट तक चले जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहती है चार्जेस के। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या, जब दो चार्जेस को आप लोग सेपरेट कर दो L डिस्टेंस से तो एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। आप लोग के दिमाग में आता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है भैया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग को डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से पता कर सकते हो। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं कि अगर आप लोग को डायपोल की एक्सियल पे अगर कहे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ p बाय x की पावर 3। इसके बाद अगर कोई पूछे कि यार डायपोल के इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर पोजीशन में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय q की पावर 3। और याद रखना, E एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल होती है। इसके बाद आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रख देता हूं तो क्या होगा। तो याद रखना है आप लोग को, जब भी अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रख दोगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करने लग जाएगा, वो अपनी जगह में गोल 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 घूमने लग जाएगा शक्तिमान की तरह। तो आखिर कितना टॉर्क जनरेट होता है, तो वो होता है PE sin थीटा, और ये थीटा एंगल डिपेंड करता है P और E पे। P क्या होता है, E क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जब साइन की वैल्यू 90 या 270 रहेगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को मिनिमम टॉर्क
टॉर्क जनरेट होने वाला है। स्टेबल के लिए याद रखना 0 डिग्री वाला केस रहेगा, 180 डिग्री के लिए अनस्टेबल वाली कंडीशन होती है। अब अगली चीज निकल के आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितनी ज्यादा लिंक हो रही है वो आप लोग को फ्लक्स से डिनोट होता है। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसी वजह से फ्लक्स को कहा जाता है E.A, मतलब EA cos थीटा की वैल्यू आप लोग की फ्लक्स की होती है। इसी के साथ साथ अगला लॉ निकल के आता है गॉस लॉ। तो आखिर भैया गॉस लॉ क्या होता है, याद रखिएगा गॉस लॉ आप लोग को किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है उनके फ्लक्स के बारे में बताता है। तो वो होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ के लिए जो भी चीज निकालोगे तो उसके लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है। गॉस लॉ जो है 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले आती है कि एक बहुत लंबा सा वायर है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है, सारे चार्जेस उसके ऊपर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेट करके दिखाओ एक शीट के लिए जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, तो बताइए भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट होती है। और लास्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो याद रखना स्फीयर आप लोग के दो तरीके से है, एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, उसमें भी सॉलिड होलो हो सकते हैं। तो याद रखिएगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों के लिए एक डेरिवेशन रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस है वो सरफेस पे रिसाइड करते हैं। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्जेस इनसाइड में रिसाइड करते हैं, तो इसके लिए डेरिवेशन अलग रहता है और वैल्यूज अलग आती है। तो स्फीयर के इनसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, सीधी सिंपल बात, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे E की वैल्यू 0 आएगी। आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी जो कि आप लोग की होगी R² सिग्मा अपॉन R² एप्सिलॉन नॉट। और ये आप लोग को पॉइंट चार्ज जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है। और इसका ग्राफ आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेना। इसके ग्राफ में आप खुद देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, फिर जैसी सरफेस पे आया तो मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से गिर गई। तो बात कर लेते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो इसके इनसाइड में आप लोग को वैल्यू निकल के आती है और वो आती है R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में बढ़ रही है। और अगर मैं बात करता हूं आउटसाइड द सरफेस के लिए, रो R की पावर 3 अपॉन 3 स्मॉल R² एप्सिलॉन नॉट। और E जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ते हुए मिलेगी और बाद में आप लोग को जैसी सरफेस से बाहर निकलोगे तो वैल्यू गिर जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग का तगड़ा रिवीजन हो गया होगा। डिटेल में मेरे साथ पढ़ना है तो 5 डेज की प्लेज चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी से जाइए और आज की स्पेशल क्लास को ज्वाइन करें जो रहने वाली है 8 PM को लाइव सेशन, जहां पे डिटेल कोर्स कंप्लीट करने वाले। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लाइक बटन जरूर दबाना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, टाटा, गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।